भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें चैप्टर चल रहा है हमारा थर्ड। और लास्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस। वाई? यानी कि रिफॉर्म प्रोसेस के अंतर्गत कृषि पर इसका बहुत बड़ा उल्टा प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा कृषि पर उल्टा प्रभाव, ये हमें यहाँ पर डिटेल में बताना है। एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस। द रीजंस आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, फॉल इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गया था। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेज and research and extension has fallen in the research and extension has fallen in the reform period। यानी कि खेती के लिए जो भी हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, चाहे वो सिंचाई सुविधाएं हों या बिजली की सुविधा हो या अच्छी सड़कें चाहिए हों जो कि ग्रामीण क्षेत्र को शहरों तक जोड़ें, या मार्केट तक किसान की पहुंच को लेकर बात की जाए, या खेती के लिए जो भी रिसर्च होने चाहिए देश के अंदर, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट काफ़ी घट गया रिफॉर्म्स के दौरान, जिसकी वजह से कृषि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। नंबर 2, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। किसानों को जो सस्ती खाद मिला करती थी, जिसमें गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती थी, जिसकी वजह से उन्हें खाद सस्ती पड़ती थी, वो सब्सिडी उनकी बंद कर दी गई। The removal of fertilizer subsidy has led to increase in the cost of production, जिसकी वजह से अब किसान की लागत ज़्यादा आने लगी खेती करने के लिए, which has severely affected the small and marginal farmers, जिसका ज़्यादा असर पड़ा गरीब किसानों पर, या वो किसान जिनके पास ज़मीन के ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं होते, छोटे मोटे किसानों पर इस सब्सिडी को ख़त्म करने का असर ज़्यादा पड़ा। अमीर किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा था इस चीज़ का। यही टॉपिक अभी कंटिन्यू हो रहा है अगले पेज पर भी। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव restrictions on agricultural products have adversely affected Indian farmers as they have to face increased international competition। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ घटा दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर, जिसकी वजह से अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट भी ज़्यादा होने लगे। जो किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राप्त हुआ करता था अधिकतर प्रोडक्ट से, वो भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर, कि पहले केवल एक लिमिट के अंदर ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भारत में लाया जा सकता था, वो रेस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म कर दिए, जिसका भारतीय किसानों को नुकसान हुआ। और अब भारतीय किसानों को इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना करने पड़ना लगा, जिसकी वजह से उनकी कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उनकी लागत भी बढ़ गई थी, एक पहली बात तो, और दूसरी बात अब कंपटीशन भी बढ़ गया, यानी कि उनको अपने गुड्स सस्ते बेचने पड़ेंगे पहले से, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, खासकर लागत बढ़ने के बाद। नंबर 4, प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटेजीज इन एग्रीकल्चर, there has been a shift from production for the domestic market towards production for the export market। यानी कि अब किसान देश में अधिकतर प्रोडक्शन करने लगे एक्सपोर्ट करने के उद्देश्य से, क्योंकि गवर्नमेंट का इस बात पर जोर था कि किसानों को वैसे गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि रिफॉर्म्स लागू हो चुके थे। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत अब किसान अपनी फसल को बाहर के देशों में भी बेच सकता था। लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि किसान अब जो है
फूड ग्रेन्स की बजाय ज़्यादा फोकस करने लगा कैश क्रॉप्स पर, यानी कि ऐसी फसलों पर जिनको मार्केट में बेचकर ज़्यादा अच्छे दाम मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में फूड ग्रेन्स के प्राइसेस पर ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि देश में फूड ग्रेन्स घट गए, अनाज घट गया, जिसकी वजह से उनके दाम बढ़ने शुरू हो गए अब। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स का विपरीत प्रभाव पड़ा हमारे देश की कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वाई हैज़ द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म्ड पुअरली इन द रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म पीरियड में इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ बात हो रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की, यानी कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस खराब क्यों थी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म्ड पुअरली इन द रिफॉर्म पीरियड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। रीजन नंबर 1, डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ शोड डाउन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इंपोर्ट्स एंड लोअर इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डिमांड अब मार्केट में घट गई थी, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड, क्योंकि विदेश से आने वाले जो आइटम्स थे वो सस्ते हो गए थे। तो हमारे देश के लोग अब उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ है वो पहले से थोड़ा डाउन हो गया, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी घट गई थी, यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता था इंडियन इंडस्ट्रीज़ में, अब इंडियंस वो पैसा इन्वेस्ट करने लगे फॉरेन की इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि उनको वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। यही पॉइंट आगे डिटेल में बताया गया है। पॉइंट नंबर ए, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इंपोर्ट्स। चीपर इंपोर्ट्स हैव रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, यानी कि जो गुड्स विदेश से इंडिया में सस्ते आ रहे थे उनकी वजह से हमारे देश की गुड्स की डिमांड अब मार्केट में कम हो गई। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। अब हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स को उन कंपनीज के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा था जो कि विदेश की कंपनीज थी, और वो इंडिया में अपना माल बेच रही थी। कंटिन्यूड। पॉइंट नंबर बी, lower investment. The infrastructure facilities including power supply have remained inadequate due to lack of investment. यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च होना चाहिए देश के अंदर, जैसे कि पावर सप्लाई पर, वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि देश में भी इन्वेस्टमेंट घट गया था, जिसकी वजह से पावर सप्लाई में जो इन्वेस्टमेंट देश के अंदर होना चाहिए, और केवल पावर सप्लाई ही नहीं, ये तो केवल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है समझाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर चाहिए होता है, उस पर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था जिस हिसाब से होना चाहिए था। देन पॉइंट नंबर सेकेंड, नॉन एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट। अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स बिकॉज ऑफ हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी पहुंच विदेशों तक नहीं थी, क्योंकि अभी भी नॉन टैरिफ बैरियर्स लगे हुए थे। यानी कि फॉरेन की कंपनीज तो इंडिया में लाके अपना माल बेच सकती थी, लेकिन इंडियन कंपनीज के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स अभी भी थे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ऑल quota restrictions on exports of textiles and clothing have been removed in India, USA has not removed their quota restrictions. यानी कि इंडिया ने तो कोटा रेस्ट्रिक्शन हटा दिया कि अमेरिका से कोई भी कपड़ा या कोई भी रेडीमेड गारमेंट आकर इंडिया में आसानी से बेचा जा सकता है, लेकिन इंडिया से कोटा रेस्ट्रिक्शन को नहीं हटाया। ये जो कोटा रेस्ट्रिक्शन है यही कहलाता है नॉन टैरिफ बैरियर। USA has not removed their quota restrictions on imports of textiles from India and China, यानी कि चाहे वो भारत से जा रहा हो अमेरिका में या चाइना से जा रहा हो, उसमें उन्होंने अभी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे।
कि केवल एक सीमित मात्रा तक ही इंडिया से और चाइना से माल जा सकता था अमेरिका में, लेकिन अमेरिका से जब आएगा तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। तो इसीलिए भारत की इंडस्ट्रीज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी और इसीलिए वो डेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया इंडस्ट्रीज में जो कि होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज हैज प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट्स बोथ फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन जो कि देन है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ का, इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं और कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाई देते हैं इंडिया पर भी और बाकी पूरे विश्व पर भी। स्टेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। फिलहाल हमें यहाँ पर केवल पॉजिटिव रिजल्ट्स ही बताने हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज हैज प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो ये बात तो सही है कि ग्लोबलाइजेशन जो कि देन है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ का, इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी पड़ा और कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी हमें देखने को मिला भारत पर और दूसरे देशों पर। पॉजिटिव रिजल्ट्स फिलहाल हमसे पूछे गए हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही यहाँ पर बताए जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में अब हमारी इंडस्ट्रीज़ की पहुंच ज़्यादा हो गई थी, यानी कि ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलने लगी थी हमारी इंडस्ट्रीज़ को। एंड पॉइंट नंबर 2, हाई टेक्नोलॉजी। हमारी इंडस्ट्रीज़ के पास जो टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी अब वो आसानी से प्राप्त होने लगी थी, और केवल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही नहीं, सर्विस सेक्टर के लिए भी। एंड पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि जितने भी विकासशील देश थे अब उनमें पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई थी, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब मार्केट के प्लेयर्स आसानी से बन सकते थे और उन्हें कंपटीशन दे सकते थे फॉरेन की कंपनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेटेजिक सेल एंड माइनॉरिटी सेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेटेजिक सेल involves the sale of minimum 51% stake of a public sector undertaking to the private sector. The control and management of the public sector undertaking is transferred to the private sector. जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कम से कम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का 51% पार्ट हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के पास कंट्रोल पहुंच जाए इंडस्ट्री का, तो यही कहलाती है स्ट्रेटेजिक सेल, कि कम से कम 51% शेयर बेचेंगे, इससे कम नहीं बेचेंगे। ज़्यादा बेच सकते हैं, कम नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कंट्रोल पहुंच जाएगा प्राइवेट सेक्टर के पास। यही कहलाता है स्ट्रेटेजिक सेल। और माइनॉरिटी सेल में उल्टा होगा। It involves the sale of less than 49% stake of a public sector undertaking to the private sector. अर्थात माइनॉरिटी सेल वो है जिसमें 49% या उससे कम इक्विटी ही दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, अर्थात जो शेयर्स बेचे जाएंगे प्राइवेट सेक्टर को वो 49% या उससे कम होंगे, ताकि कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहे। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिमेन्स विद द गवर्नमेंट एज इट होल्ड्स द मेजॉरिटी स्टेक, यानी गवर्नमेंट मेजॉरिटी अपने पास रखेगी स्टेक की, यानी कि इक्विटी की, और माइनॉरिटी सेल करेगी प्राइवेट सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बारे में कई बार आपको पहले भी बताया गया है। बाइलेटरल ट्रेड का मतलब है एक ऐसा व्यापार जिसमें एक देश केवल एक ही दूसरे देश के साथ एग्रीमेंट करता है व्यापार के लिए। बाइलेटरल ट्रेड इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन
2 कंट्रीज, यहां पर केवल 2 ही कंट्री होंगी। सेपरेट नेगोशिएशंस आर रिक्वायर्ड टू बी डन विद डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि अगर हम लोग 10 अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर 10 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे अलग अलग, अर्थात हर एक कंट्री के साथ हमें सेपरेट नेगोशिएशन करना होगा ऑन 1-to-1 बेसिस, यानी ये कंट्री एक ही कंट्री के साथ एग्रीमेंट करेगी, उसमें दूसरी कंट्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में एक कंट्री एक साथ बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करती है, जिसमें सेपरेट नेगोशिएशन की आवश्यकता नहीं पड़ती और केवल एक ही डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। सभी कंट्रीज मिलकर उस पर साइन करती हैं और एक कंट्री के साथ व्यापार करने का निश्चित करती हैं। मल्टीलेटरल ट्रेड इज अ ट्रेड एग्रीमेंट अमंग मोर देन 2 कंट्रीज, अर्थात इस एग्रीमेंट में कम से कम 2 से ज़्यादा कंट्रीज शामिल होंगी, अर्थात 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। नेगोशिएशंस आर डन विद मैनी कंट्रीज टुगेदर, और एक साथ नेगोशिएशन होगा बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक ही होगा, इन विच सेपरेट नेगोशिएशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें अलग अलग नेगोशिएशंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये कहलाता है मल्टीलेटरल ट्रेड। बाइलेटरल में केवल दो ही कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और मल्टीलेटरल ट्रेड में 2 से ज़्यादा कंट्रीज एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स का मतलब तो हो गया कि टैक्सेस को बढ़ा देना ताकि फॉरेन की कंपनीज हमारे देश में आकर अपना माल ना बेच सकें, और अगर बेच सकें तो हाई है टैक्स, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और फिर उनका आइटम बिकेगा ही नहीं। टैरिफ बैरियर्स रिफर्स टू द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स बाय अ कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कि इम्पोर्टेड गुड्स पर टैक्सेस को बढ़ा देना ताकि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं वो सुरक्षित हो जाएं और उनका माल भारत में बिकता रहे कम दामों पर, और विदेशी कंपनीज का आइटम भारत में बिकेगा ज़्यादा दामों पर, तो वो कम खरीदा जाएगा। और नॉन टैरिफ बैरियर का भी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोटा, जो इंपोर्ट पर लिमिट लगाई जाती है वो कहलाता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स रिफर्स टू द रेस्ट्रिक्शंस अदर देन टैक्सेस imposed on imports by a country for providing protection to its domestic industries. Example, import quotas, यानी कि टैक्सेस के अलावा किसी दूसरे प्रकार की रोक लगाना ताकि विदेशी कंपनीज हमारे देश में आके अपना माल ना बेच सकें, और अगर बेच भी सकें तो एक लिमिट के अंदर बेच सकें। तो इसका एग्जाम्पल है इंपोर्ट कोटाज को निर्धारित करना, ताकि कोई भी विदेशी कंपनी जब इंडिया में लाके अपना माल बेचेगी तो उसकी एक लिमिट तय कर दी जाएगी, अर्थात उसका एक कोटा तय कर दिया जाएगा, क्वांटिटी वाइज उसे बता दिया जाएगा कि आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी भारत में लाकर नहीं बेच सकते। तो वही कहलाता है नॉन टैरिफ बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी अंडरटेकन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑन November 8, 2016 had an adverse impact on the economic activities. Do you agree with the statement? Give reason in support of your answer. भारत में जब नोटबंदी की गई तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट टोटली करेक्ट, यानी कि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश में बहुत ज़्यादा घट गई या उन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। द शॉर्टेज ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि जो सर्कुलेशन बंद कर दिया गया नोटों का, जिसकी वजह से नोटों की भारत में कमी हो गई थी,
उसका विपरीत प्रभाव पड़ा था भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। देयर वर लॉन्ग क्यूज आउटसाइड बैंक्स, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। एंड एटीएम बूथ्स, और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। हाउएवर थिंग्स इम्प्रूव्ड विद टाइम, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ सुधरा। एंड नॉर्मली रिटर्न, और फिर वैसे ही हो गया पहले की तरह धीरे धीरे। दिस मूव हैज़ had many positive impacts on the Indian economy such as, तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अच्छा असर भी पड़ा। वो अच्छा असर क्या पड़ा वो आगे बताया गया है अगले पेज पर। पॉइंट नंबर 1, इट इम्प्रूव्ड टैक्स कॉम्प्लायंस, यानी कि अब टैक्स सरकार के पास ज़्यादा आने लगा। इससे ब्लैक मनी पर भी असर पड़ा और जो देश में करप्शन था अब वो भी घट गया। It improved tax compliance as a large number of people were brought in the tax ambit, यानी कि अब ज़्यादा लोग जो है टैक्स के दायरे में आने लगे, जिसकी वजह से सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलने लगा। टैक्स इवेजन विल रिजल्ट इन फाइनेंशियल पेनल्टी, यानी कि जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे अब उन पर ज़्यादा पेनल्टी लगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ गई, गवर्नमेंट का रिवेन्यू ज़्यादा हो गया। It put a curb on black money and corruption, और इसकी वजह से ब्लैक मनी और करप्शन पर भी काफ़ी हद तक रोक लग गई। पॉइंट नंबर 2, द सेविंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल वर चैनलाइज्ड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जब लोगों ने अपने पुराने नोट बैंकों में जमा कराने शुरू किए तो उससे लोगों की सेविंग्स बढ़ी और पैसा पहुंचा फाइनेंशियल सिस्टम के पास, यानी कि बैंकों के पास। एज अ रिजल्ट बैंक्स हैव मोर रिसोर्सेज टू प्रोवाइड मोर लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, जिसकी वजह से बैंकों के पास पैसा बढ़ गया, और पैसा बढ़ने की वजह से अब बैंक ज़्यादा लोन देने की कोशिश करने लगे, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि बैंकों के पास रिसोर्सेज अब पहले से बढ़ गए थे तो वो इंटरेस्ट कम ले रहे थे और लोन ज़्यादा बांट रहे थे। पॉइंट नंबर 3, शिफ्टिंग ट्रांजैक्शंस आउट ऑफ द कैश इकोनॉमी इनटू द फॉर्मल पेमेंट सिस्टम, यानी कि कैश इकोनॉमी घट गई और फॉर्मल पेमेंट सिस्टम पहले से ज़्यादा बढ़ गया। हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स हैव बिगन टू शिफ्ट फ्रॉम कैश टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजीज। अब लोग पैसे के लेन देन के लिए कैश का इस्तेमाल कम करने लगे और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे। दैट मीन्स डिजिटल कैश बढ़ गया इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सिंस 1991 every year the government fixes a target for disinvestment of public sector undertakings. Do you think selling a part of the properties of government companies in the best way is the best way to improve their efficiency? 1991 के बाद से गवर्नमेंट हमेशा ये एक टारगेट सेट करती है कि हर साल हमें कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइज करना है, अर्थात उनको बेचना है। क्या इस प्रकार से गवर्नमेंट जब प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेचती है तो क्या इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है, अर्थात क्या ये सही है? द गवर्नमेंट एडवाइज्ड दैट proceeds from disinvestment could be effectively utilized to improve the performance of public sector undertakings. तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को ये पक्का कर लेना चाहिए पहले ही कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा सरकार को मिलेगा वो पैसा सरकार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के सुधार में लगाएगी, उनको इम्प्रूव करने में लगाएगी। एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। हर साल गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स करती है कि कितने अमाउंट का गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना है और अपना पैसा इकोनॉमी से निकालना है। फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है समझाने के लिए, जैसे कि इन 1991-92 इट वॉज टारगेटेड टू मोबिलाइज ₹2500 करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। 91-92 में सरकार ने टारगेट बनाया था कि 2500 करोड़ गवर्नमेंट प्राप्त करेगी अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा।
अर्थात प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाएंगी वो प्रॉपर्टीज़, जिससे कि गवर्नमेंट की इक्विटी कम हो जाएगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। द गवर्नमेंट वॉज एबल टू मोबिलाइज 3040 करोड़ मोर देन द टारगेट, लेकिन गवर्नमेंट ने उससे ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट किया। टारगेट बनाया था 2500 करोड़ का, लेकिन गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ 3040 करोड़। इन 2017-18 गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया था 1 लाख करोड़ का, कि 1 लाख करोड़ के असेट्स बेचे जाएंगे प्राइवेट सेक्टर को, बल्कि गवर्नमेंट ने बेचे थे 1,57,000 करोड़, 1,57,000 करोड़। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरकार जो भी टारगेट बनाती है डिसइन्वेस्टमेंट का, हमेशा उससे ज़्यादा ही एसेट्स बेचती है। क्राइसिस पॉइंट पुट दैट द असेट्स ऑफ PSUs हैव बीन अंडर वैल्यूड। कहने का मतलब ये, सरकार जब भी टारगेट बनाती है तो अपने असेट्स को अंडर वैल्यू करती है। अंडर वैल्यू का मतलब, जैसे कि 1991-92 में सोचा था कि असेट्स बेचकर में मिलेंगे 2500 करोड़, लेकिन मिले कितने थे? 3040 करोड़। सेम ऐसी 17-18 में सरकार को लग रहा था कि हम लोग अपने असेट्स बेच पाएंगे 1 लाख करोड़ के, लेकिन वो बिके कितने के थे? 1,57,000 करोड़। यानी कि गवर्नमेंट हमेशा अपने एसेट्स को अंडर वैल्यू करती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट अपने एसेट्स की कीमत हमेशा कम लगाती है एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, और फिर वो एसेट्स बेचे जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को। दिस मीन्स दैट देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल लॉस टू द गवर्नमेंट, जिसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि सरकार घाटा उठाती है, अर्थात अपने एसेट्स की कीमत जितनी देखनी चाहिए उतनी नहीं देखती, बल्कि कीमत उससे कम लगाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को घाटा सहन करना पड़ता है। और गवर्नमेंट का घाटा का मतलब जनता का घाटा, क्योंकि फिर वही घाटा गवर्नमेंट रिकवर करती है जनता से टैक्सेस वसूल करके। मोर ओवर द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट वर यूज टू ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यूज। कहने का मतलब गवर्नमेंट अपनी आमदनी का जो घाटा है उसे कम करने के लिए इस डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे को इस्तेमाल करती है। जैसे कि मैंने भी बताया कि गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, रेदर देन यूजिंग इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। बल्कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? जो गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट से, वो पैसा गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के इंप्रूवमेंट के लिए एंड बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो पैसा खर्च किया जाए। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर इन चीज़ों पर सरकार पैसा खर्च करती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आउटसोर्सिंग हैज़ इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम्स। मोस्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया। डिफेंड और रिफ्यूट द अबव स्टेटमेंट। आउटसोर्सिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हाल फिलहाल के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ऐसी हैं जो कि भारत के द्वारा अपने काम को पूरा करवा रही हैं। आपको या तो इस बात का पक्ष लेना है, यानी कि डिफेंड करना है इसे, या इस बात को नकार देना है कि ये बात गलत है। तो ये बात बिल्कुल सही है। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन रिसेंट टाइम्स आउटसोर्सिंग हैज़ इंटेंसिफाइड because of the growth of the fast modes of communication, particularly the growth of information technology। यानी कि भारत में कम्युनिकेशन पहले से बहुत ज़्यादा सुधरा है, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से भारत अब आउटसोर्सिंग के द्वारा अपनी सर्विसेज बाकी पूरे विश्व को दे रहा है। टुडे वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस, पॉपुलरली नोन एज कॉल सेंटर्स, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग और इवन टीचिंग आर बीइंग आउटसोर्स्ड बाय कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया, वेयर दे कैन बी अवेल्ड एट अ चीपर कॉस्ट एंड रीजनेबल स्किल एंड एक्यूरेसी। यानी कि बहुत सारी कंट्रीज ये सभी काम जो भी आपको बताए गए, ये सभी काम इंडिया से पूरे करवा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती भी है
और लेबर स्किल्ड भी है और जो एक्यूरेसी के साथ काम कर रही है। जब लेबर स्किल्ड होगी, एक्यूरेसी के साथ काम करेगी, तो जाहिर सी बात है पूरा विश्व ही इंडिया से अपना काम कराना चाहेगा। Thus, low wage rates and availability of skilled manpower in India made it a destination for global outsourcing after 1991। क्योंकि भारत में मजदूरी की दर काफ़ी कम है और चीप लेबर आसानी से मिल जाती है और वो भी स्किल्ड, तो इसीलिए इंडिया अब जो है आउटसोर्सिंग का एक अच्छा जरिया बन चुका है बाकी पूरे विश्व के लिए, खासकर 1991 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। एज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ बीन इन forefront of framing fair global rules, regulations and safeguards and advocating the interests of the developing world. However, some scholars question the usefulness of India being a member of the WTO. Examine the above statement. क्योंकि भारत मेन मेंबर था WTO का, तो भारत जो है विकासशील देशों का पक्ष ले सकता था वहाँ पर, इस प्रकार के नियम कायदे कानून बनवाता जिससे कि विकासशील देश जैसे कि भारत है उसका फ़ायदा होता, जिसकी वजह से बहुत से स्कॉलर्स ने भारत की मेंबरशिप पर सवाल भी उठाया। एग्जामाइन द अबव स्टेटमेंट, ये टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इट हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट्स टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, और भारत ने अपना कमिटमेंट पूरा भी किया, व्यापार को कर दिया लिबरलाइज, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए सारे के सारे। टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मेड इन द WTO बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स। साथ ही साथ सरकार ने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को भी ख़त्म कर दिया, जिसे कोटा कहा जाता है, और जो टैरिफ बैरियर्स थे वो भी हटा दिए, अर्थात टैक्सेस को कर दिया बहुत ज़्यादा कम, ताकि विदेशी कंपनीज अपने आइटम आसानी से इंडिया में बेच सकें। हाउएवर, सम स्कॉलर्स क्वेश्चन द यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ द WTO ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। लेकिन कुछ स्कॉलर्स फिर भी इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? पॉइंट नंबर 1, अ मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशंस, यानी कि विकासशील देशों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन विकसित देश जो थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका व्यापार बढ़ गया। नंबर 2, वाइल डेवलप्ड कंट्रीज फाइल कंप्लेंट्स ओवर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज गिवन टू देयर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया फील चीटेड। जब डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने देश में सब्सिडीज को बंद कर दिया, तो भारत जैसे देश अपने आप को चीटेड महसूस करने लगे, एज दे आर फोर्स्ड टू ओपन देयर मार्केट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि भारत जैसे देश पर अभी प्रेशर था कि उसे अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे उन कंपनीज के लिए जो कि विकसित देशों की कंपनीज हैं, बिकॉज ऑफ हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ऑल कोटा रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग हैव बीन रिमूव्ड इन इंडिया, USA has not removed their quota restrictions on imports of textiles from India and China। यानी कि भारत जैसे देशों ने तो जितने कोटा रेस्ट्रिक्शंस थे उनको ख़त्म कर दिया था, ताकि आसानी से अमेरिका से कपड़ा आ सके और भारत में बिक सके। लेकिन USA ने वो रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म नहीं किए थे, कोटा रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने अभी भी लगाए हुए थे इंडिया और चाइना पर। नेक्स्ट and the last question of the chapter, question number 63. Fiscal policy reforms in India have led a negative impact on development and welfare expenditures. Defend or refute the given statement. फिस्कल पॉलिसीज के अंतर्गत जो सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए देश के विकास पर या देश के वेलफेयर पर, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा फिस्कल पॉलिसीज का। इस बात का या तो हमें पक्ष लेना है या इस बात को नकार देना है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से
डेवलपमेंटल और वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स have placed limits on the growth of public expenditure, especially in social sector। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है जनता के कल्याण पर, अब उसकी गवर्नमेंट ने एक सीमा तय कर दी, एक लिमिट बना दी कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी समाज पर। द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू एड्रेस सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स फेसिंग अवर इकोनॉमी। और गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी मूलभूत समस्याओं पर जो कि हमारे अर्थव्यवस्था में पैदा होती हैं, स्पेशली इन एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटसेट्रा। अर्थात ये सभी वो विषय हैं जिन पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने तो अपने एक्सपेंडिचर की एक लिमिट तय कर दी कि एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी। दो द जीडीपी ग्रोथ रेट हैज राइज्ड, यह कह सकते हैं इंक्रीज्ड इन द रिफॉर्म पीरियड। वो बात अलग है कि जीडीपी देश का पहले से बढ़ गया था फ्रॉम 5.6% पर एनम ड्यूरिंग 1980 to 91 to 8.2% पर एनम ड्यूरिंग 2007 to 2012। यानी कि गवर्नमेंट का जो जीडीपी है देश का, जो जीडीपी है वो पहले से बढ़ गया। जो पहले 5.6% हुआ करता था वो हो गया 8.2%। यानी कि देश में प्रोडक्शन तो बढ़ा है, तभी जीडीपी बढ़ेगा देश का। बट इट हैज़ नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया विच रिजल्ट्स इन जॉबलेस ग्रोथ। यानी कि देश का प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सफिशिएंटली जितना कि बढ़ना चाहिए था, और यही कहलाता है फिर जॉबलेस ग्रोथ। यानी कि देश का विकास तो हो रहा है लेकिन नौकरियां घट रही हैं। यही टॉपिक अभी कंटिन्यू होगा अगले पेज पर भी। इफेक्ट ऑन टैक्सेशन पॉलिसी। पॉइंट नंबर ए, द टैक्स रिडक्शंस इन द रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट यील्डिंग लार्जर रिवेन्यू। गवर्नमेंट ने टैक्स घटाया था ये सोचकर कि टैक्स घटाने पर अधिक से अधिक लोग टैक्स भरेंगे और गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ेगी। एंड कर्ब टैक्स इवेजन, और जो टैक्स की चोरी होती है वो भी कम हो जाएगी। हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन इससे गवर्नमेंट की आमदनी में वृद्धि नहीं हुई। यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने किए थे वो फेल हो गए एक प्रकार से। पॉइंट नंबर बी, द रिफॉर्म पॉलिसीज इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन हैव curtailed द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज। यानी कि जो गवर्नमेंट ने टैरिफ रिडक्शंस किए थे, यानी कि इंपोर्ट पर जो टैक्सेस घटा दिए थे, ये सोचकर कि अब विदेशी कंपनीज बहुत ज़्यादा माल इंडिया में भेजेंगी जिससे कि इंडिया को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। यानी कि टैक्स घटाने से गवर्नमेंट को लग रहा था कि टैक्स बढ़ जाएगा हमारे पास, क्योंकि टैक्स घटाने पर अमेरिकन कंपनीज का फ़ायदा होता, वेस्टर्न कंपनीज जितनी भी हैं, और भारत को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू नहीं बढ़ा। पॉइंट नंबर सी, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टैक्स इंसेंटिव्स were provided to foreign investors which further reduced the scope for raising tax revenues। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए, उनको टैक्सेस में छूट दी। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को टैक्सेस ज़्यादा प्राप्त नहीं हुए। यानी कि टैक्सेस से जो गवर्नमेंट को लग रहा था कि हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, वो आमदनी नहीं बढ़ी। एंड दैट्स ऑल। इस सेशन में ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और सेशन का तो एंड हो ही गया। लगातार रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चंस को बार बार पढ़िएगा और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे नंबर लाइएगा। और अच्छे नंबर आने पर कमेंट करके बताइएगा आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या मुझे अपनी वीडियोज़ में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक यू।